हेलो एवरीवन, सीयूटी पीजी के अंतर्गत बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आपके देखेंगे कि कौन कौन से कैंपसेस है, एज वेल एज हम कट ऑफ के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हम बात करेंगे आपके डिफरेंट रिजर्वेशन, जैसे आपके सुपर न्यूमरेरी सीट्स क्या होती है जिन पे बहुत कम नंबर पे आपके एडमिशन होता है, और फीस की भी बात करेंगे, हॉस्टल फीस की भी बात करेंगे, आपको क्यों बीएचयू को प्रेफरेंस पे रखना चाहिए। सारी डिटेल इस वीडियो में होगी, तो लास्ट तक देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो कर सकते हैं, जहाँ पर आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी आपके सीयूटी पीजी में पार्टिसिपेटिंग है, और आपके सीयूटी पीजी के स्कोर के आधार पे यहाँ पर आपके एडमिशन होता है। आप सभी को पता है कि जब आपका सीयूटी पीजी का एंट्रेंस हो जाता है और जब रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साइट पे जा करके रजिस्ट्रेशन करना होता है। वैसे ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की आपके साइट पे जा करके आप रजिस्ट्रेशन करोगे। ठीक है, और उसके बाद आप अपने रजिस्ट्रेशन में वही आपके 250 से जो है 300 या फिर 500 के आसपास आपकी फ़ीस लगती है। और उसके बाद उसमें आप अपने प्रेफरेंस को डालते हो कि आप कौन कौन से जो है कैंपस को प्रेफरेंस में रख रहे हो। जैसे आपको पता है कि डीएमसी यानी आपके डीएमसी मेन कैंपस कहा जाता है, और ऐसे ही आपके अफिलिएटेड कॉलेजेस है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे डिटेल में। बट अगर हम बात करें यहाँ पर आपके सीयूटी पीजी के स्कोर के से भी आपका एडमिशन होता है, और कुछ प्रोग्राम में आपके जीडी और पर्सनल इंटरव्यू भी आपके होता है। ठीक है, और फिजिकल टेस्ट भी होता है। तो वो सभी जैसे एमबीए हो गया, एमबीए में आपके जो है अगर हम बात करें जीडी भी होता है और आपके पर्सनल इंटरव्यू होता है राउंड, उसके बाद आपका एडमिशन होता है। ठीक है, और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट का आपके लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, तो आपको उसको अच्छे से रीड आउट करना है। साथ साथ अगर हम बात करें आपके जो यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है कि गैप ईयर सर्टिफिकेट यहाँ पर कोई भी नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पर यानी आपके गैप ईयर आपके इफेक्ट नहीं करता है एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन। ये साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। जो स्टूडेंट 1 साल के गैप पे यहाँ पर एडमिशन लेने जा रहे होंगे वो यहाँ पर टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, और जब आपके सीयूटी पीजी कंडक्ट हो जाता है, जब आपको बीएचयू में अप्लाई करना होगा तो कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम यहाँ पर शुरू होगा। उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आपके नेम, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, ठीक है, रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपके डालनी पड़ेगी। एज वेल एज आपके जो नंबर होगा सीयूटी पीजी का, जो स्कोर कार्ड होगा, वो आपके ऑटोमेटिकली अवेलेबल करवा दिया जाएगा एनटीए को, एनटीए के द्वारा आप ये बीएचयू को। ठीक है, तो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देख लेना है कि आप यहाँ पर मतलब अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, और जो भी आपके रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट है वो भी आप तैयार रखेंगे। जैसे कि आपकी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 साल का होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपके अप्रैल में आपका एडमिशन होगा तो पिछले अप्रैल से के बाद का ही होना चाहिए, अदरवाइज आपका वो एलिजिबल नहीं हो पाओगे आप। ओबीसी में भी होता है, सेंट्रल लेवल का आप सर्टिफिकेट अपना बनवा लीजिएगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी में भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ साथ स्पोर्ट कोटा में भी अगर आप कर रहे हैं तो उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अच्छा, हम यहाँ पर एक चीज़ और बात करेंगे कि जब आपके एडमिशन होता है, जब आपके ऑफलाइन काउंसलिंग, जैसे आपके अगर आप देखोगे कि ऑनलाइन काउंसलिंग में ही आपका एडमिशन होता है, ऑनलाइन काउंसलिंग होती है और फिर आपको सीट अलॉटमेंट होती है। ठीक है, पर जब आप ऑफलाइन जाते हो तो आपके कौन कौन से सर्टिफिकेट्स रखने होते हैं ये भी हम बात यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो गैप ईयर कोई इफेक्टेड नहीं होगा। आपको रेगुलर सीट यहाँ पर आपके प्रोवाइड की जाएगी, और सारा अपडेट आपके बीएचयू पे जो भी पोर्टल रहेगा जहाँ से आप रजिस्टर किए रहोगे वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बीएचयू स्टूडेंट को यहाँ पर 25% रिजर्वेशन मिलेगा, जो लास्ट 3 ईयर से आपके मतलब ज़्यादा ईयर का गैप नहीं होना चाहिए। 3 साल से अगर ज़्यादा हो चुका है तब आपको नहीं मिलेगा इसका आपके वेटेज। पर अगर आपकी बात करें, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी लगभग 25% रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है सभी स्टूडेंट को। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट होंगे बीएचयू के, उनको इसका फ़ायदा इस वर्ष भी आपके मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। अब यहाँ पर जो है बात करेंगे कि कितने कैंपस हैं यहाँ पर। तो डिपार्टमेंट ऑफ जो है आपके मेन कैंपस बीएचयू, जो मेन कैंपस उसको डीएमसी बोलते हैं, ये को एजुकेशन है। ठीक है, और महिला महाविद्यालय जहाँ पर अगर कुछ पीजी प्रोग्राम अवेलेबल होंगे तो ये फीमेल के लिए है। आपके राजीव गांधी साउथ कैंपस जो बरकचा मिर्ज़ापुर में इसका जो है ब्रांच है, ये भी आपके को एजुकेशन है। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ प्रोग्राम्स रन करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ कॉलेजेस आपके अफिलिएटेड हैं बीएचयू से, जैसे एएमपीजी आर्य महिला, ठीक है, डीएवी, वीकेएम और वीसीडब्ल्यू। ठीक है, ये सभी आपके जो है अफिलिएटेड है इसमें, जो कि एएमपीजी वसंत कन्या महाविद्यालय और आपके वसंत कॉलेज फॉर वुमेंस, ये सभी जो है आपके वुमेंस के लिए है। ठीक है, जबकि
हम बात करें डीएवी, ये आपके बॉयज़ के लिए यानी गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए यहाँ पर आपको मिलेगा। तो जब भी आप प्रेफरेंस बनाएंगे, जैसे आप जब फॉर्म भरेंगे जब आपकी सीईटी का, तो उस समय आपको प्रेफरेंस में इन सभी कॉलेजेस को डालना होगा। अपने हिसाब से आप लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक चीज़ और यहाँ पर आपके रूल दिया गया, नया रूल है कि जैसे कुछ स्टूडेंट जो होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे और वो एंट्रेंस एग्ज़ाम फिर उसी कोर्स के लिए दे रहे होंगे। जैसे आपके एमए इकोनॉमिक्स के लिए कुछ स्टूडेंट जो है अपीयर हुए होंगे लास्ट ईयर और वो फर्स्ट सेमेस्टर क्रॉस कर चुके होंगे, फिर इस बार जो है आपके एग्ज़ाम दिए होंगे, तो यहाँ पर उनको परमिशन नहीं मिलेगी, ठीक है, आपके एडमिशन लेने के लिए। वैसे ही आपके सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के भी साथ यही होगा और थर्ड ईयर वालों के लिए भी होगा, यही होगा, ठीक है। फिर उनको मतलब एलिजिबल नहीं होंगे वो फिर ऐसे एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। और जो भी अगर आपकी जैसे आप मान लीजिए कि जब आपका एक तरीके से जब आपका काउंसलिंग होता है तो उस समय आपके 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 12th का, आपके ग्रेजुएशन के सारे सर्टिफिकेट्स आपके होने चाहिए। नहीं होगा तो जो भी आपके ऑनलाइन मोड में अवेलेबल होगा वो सारी चीज़ें आपके होने चाहिए, ठीक है। जैसे बहुत लोग के ग्रेड शीट मतलब ग्रेड कार्ड आता है तो उसमें आपके क्या होता है कि फॉर्मूला ऑफ कन्वर्जन भी होना चाहिए। जैसे बीएचयू में हम लोग को जब रिजल्ट प्रोवाइड किया गया था तो सीजीपीए में था, ठीक है। तो कन्वर्जन फार्मूला पीछे था, अदरवाइज हमने क्या करवाया था कि कन्वर्ट करवाया था, एक कन्वर्ट करवा करके आपके मिल जाता है, उसमें आपका कितना मार्क्स आया वो मिल जाता है। ग्रेड शीट के अलावा वो अलग से होता है, तो वो भी आप अपना रख सकते हैं, ठीक है। और अगर ग्रेड शीट आपको नहीं प्रोवाइड किया, कन्वर्जन फार्मूले के साथ होना चाहिए, ठीक है। और डिग्री और ग्रेड शीट आपके पास होनी चाहिए जब आपके एडमिशन में आप जाओगे ऑफलाइन में, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है मांगा जाएगा उस समय, ठीक है। और अगर हम बात करें अदर चीज़ों की, जैसे आप टीसी हो गया, सीसी हो गया, ये सभी चीज़ें आपको कुछ टाइम दिया जाता है, आप उसके बाद भी सबमिट कर सकते हो। 1 महीने का आपको टाइम मिलता है, ठीक है। आप उसके बाद भी सबमिट कर सकते हो। अगर आपने किसी कारणवश आपके लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट, लास्ट ईयर का रिजल्ट मतलब आप ऑनलाइन फॉर्मेट वाला जमा कर चुके हो, बट उसको मोहर और साइन करवाना पड़ता है, जो भी आपके यूनिवर्सिटी से होगा वहाँ पर करवा के सबमिट करना होता है। अदरवाइज़ अगर नहीं है आपके पास तो 1 महीने के अंतर्गत आपको टाइम दिया जाएगा और वो प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रेफरेंस की बात करें तो यहाँ पर याद रखना है कि जैसे जो भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होगा एक्सेप्ट एमसीए कोर्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर आपके 25% सीट जो है आपके ओपन कैटेगरी में आपकी रिजर्व रहती है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। पर यहाँ पर आपके स्पेशल कोर्स में नहीं, सिर्फ जो है आपके जो रेगुलर कोर्स आपके चलते हैं उसके अंतर्गत ये 25% आपके रिजर्वेशन दिया जाएगा। और लगभग ये सभी यूनिवर्सिटी जो है प्रोवाइड करती है। जैसे कुछ सीटें आपके वैकेंट रह जाती है तो उसमें बीएचयू स्टूडेंट को, जैसे मान लीजिए कि 2 मतलब 1 मार्क्स पे ही है 2 स्टूडेंट, तो बीएचयू वाले स्टूडेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके सुपर न्यूमरेरी सीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत आपके बीएचयू एम्प्लॉय का जो है सीट, बीएचयू एम्प्लॉय के जो भी बच्चे होंगे, ठीक है, या फिर पेड सीट 10% के ऊपर जो है आपकी पेड सीट होती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। जैसे पेड सीट का मैं बता दे रही हूँ आपको, पेड सीट जो होता है आपके, याद रखना कि ये आपके कुछ एक्स्ट्रा सीट होती है पर इस पर एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है आपको, ठीक है। 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10% के आसपास होता है। ये सभी कोर्सेज़ में आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और इसमें आपको एक्स्ट्रा जो है फ़ीस दे करके एडमिशन लेना पड़ता है। पेड सीट पे काफ़ी ज़्यादा फ़ीस होती है, ठीक है। तो जो बच्चे चाहते हैं कि हमारे इस इंस्टीट्यूशन में आपके लिए एडमिशन हो, तो एक रेगुलर सीट और पेड सीट दोनों के लिए उससे जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसी टाइम आपके ऑप्शन आता है कि रेगुलर सीट होगा कि पेड सीट। तो दोनों पे अक्सर क्लिक करके लोग प्रोसीड करते हैं। तो जब भी आपके रेगुलर सीट नहीं बचती है लास्ट में, तब आपको पेड सीट भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ जब आपके रजिस्ट्रेशन करना होता है तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है, बट हम उस समय आपको सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। तो इसीलिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको चीज़ों को फॉलो करना होगा फॉर योर एडमिशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आपके पॉइंट की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कशन के लिए, जैसे आपकी सीट, ठीक है, सीट भी इंपॉर्टेंट है। अभी सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर आप डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे ये देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, इसकी रेगुलर जो फीस है वो आपकी 12,000 के आसपास है, 12,500। पर अगर आप पेड सीट पर जाओगे तो आपको 42,500 पर सेमेस्टर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप फीस मतलब लगभग देखेंगे कि 12,000 मतलब 500 के आसपास जो कोर्सेज़, कुछ स्पेशल कोर्सेज आपके चलते प्रोफेशनल प्रोग्राम्स है, उनमें ज़्यादा थोड़ा एक्सपेंसिव फीस होता है। तो रेगुलर में आपको 12,500 है, पर आपको पेड सीट जब आप करोगे तो आपको 42,500 रुपया जो है देना पड़ेगा। ये जितने भी मतलब आपके एक्स्ट्रा जो प्रोफेशनल कोर्सेज है वो इनमें ऐसी आपकी फ़ीस लगभग मिलेगी, ठीक।
पर अगर हम बात करें कुछ जनरल प्रोग्राम की, स्पेसिफिक प्रोग्राम की, तो आप देख सकते हैं कि 2,000 फीस है, ठीक है, कम फीस है। बट अगर आप पेड सीट पे यही जाओगे तो फिर आपको ज़्यादा फीस मिलेगी। जैसे आप देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंस का जो फीस है आपके 2,000 है पर सेमेस्टर। पर अगर आप देखोगे कि पेड सीट का देखिए आपकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, 27,000 के आसपास आपको पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट जो है, जो रेगुलर फीस है वो आपकी कम मिलेगी, बट आप थोड़ा सा जो भी आप मतलब स्पेशल कोर्स कर रहे हो और पेड सीट पे कर रहे हो तो वो फिर आपको महंगा पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो राजीव गांधी साउथ कैंपस में एक प्रोग्राम है, वहाँ पर आपकी 55,000 फीस है, ठीक है। तो ये सभी कोर्सेज़ की फ़ीस आपको मतलब स्पेशल प्रोग्राम वाली की तो थोड़ी आपको महंगी पड़ेगी, ठीक है। अगर हम कुछ अदर प्रोग्राम्स की बात कर ले तो जैसे जो भी डीएमसी या फिर मेन कैंपस में पढ़ रहा है, रेगुलर कोर्स पे है, पेड सीट पे नहीं है, तो उसकी फ़ीस तो कम होती है, पर आपके पेड सीट पे हाई होती है। पर अगर बात करें अफिलिएटेड कॉलेज में आपके मतलब रेगुलर सीट पे आपकी जो फ़ीस है, जैसे एक कोर्स यहाँ पर है आपके AISC का है, आर्कियोलॉजी का, ये 12,000 के आसपास आपकी फ़ीस पड़ रही है, ठीक है। पर पेड सीट पर आप जाएंगे तो और महंगी हो जाएगी, 22,000 के आसपास पड़ेगी। तो आपको जैसे DAV में देखिए मतलब मेन कैंपस से DAV आपके मतलब DAV का जो फीस है ना अदर मतलब एफिलिएटेड कॉलेजेस से सस्ता है। जैसे आपके VCW हो गया, VKM हो गया, MPGC हो गया, पर आपके मेन कैंपस उससे ज़्यादा ही उसकी फ़ीस जो है कम पड़ती है। और जितने भी पेड सीट है वो आपकी उसकी फ़ीस हाई पड़ती है। तो ये बस आपको दिमाग में याद रखना है, ठीक है। हॉस्टल की फ़ीस की बात करें तो आपके 4,875 रुपये आपके हॉस्टल की फ़ीस है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये लगभग सभी हॉस्टल का सेम है, कुछ आपके जैसे जो है हॉस्टल का थोड़ा ज़्यादा होगा, बट अदर ऑलमोस्ट आपके सभी हॉस्टल की फ़ीस लगभग आपको सेम मिलेगी। जैसे आप न्यू बॉयज़ हॉस्टल देख सकते हैं, इसका आपकी फ़ीस जो है जो आपके 5,375 है, बट आपके ऑलमोस्ट सभी का फ़ीस आपके सेम मिलेगा हॉस्टल का। और सीट्स के सीट मैट्रिक्स आप देख सकते हैं कि 75, किसी में जो है 100 के प्लस आपकी सीट मिलेगा मेन कैंपस में, अफिलिएटेड में ज़्यादा है। बट अगर हम बात करें आपके कट ऑफ की तो जो है लास्ट ईयर आपके जैसे 5 राउंड तक गया था, ठीक है। उसके बाद आपके एडमिशन जो है पेड सीट पे हुआ था। तो आपको याद रखना है कि आपके अगर मेन कैंपस में आपको एडमिशन चाहिए तो आपके 150 प्लस 200 प्लस के आसपास जाएंगे तो आपकी पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपको मेन कैंपस मिल जाए। वैसे ही अगर आपके DAV की बात करें तो 150 और 175 के अराउंड में भी अगर आप होंगे, अगर जो भी DAV में आपके सीट्स अवेलेबल है कि उसमें एडमिशन हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें अफिलिएटेड कॉलेजेस की तो वहाँ पर आपके 150 बिलो भी आपके आप रहेंगे तो आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो BHU एक अच्छा मतलब आपके ऑप्शन हो सकता है। अगर आप लोग जो है प्लेसमेंट सेल में एक्टिव रहे तो आपको जेनपेक्ट एंड अदर कंपनी में भी यहाँ पर आपके प्लेसमेंट होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। और अगर आपको रिसर्च के लिए जाना है तो बेस्ट है यूनिवर्सिटी, ठीक है, आप रिसर्च के लिए जा सकते हो। और अदर जो है गवर्नमेंट एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर सकते हो, वैसा आपको माहौल मिल जाता है, ठीक है। और भी ऐसी वीडियोस को हम लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जो भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।